हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप मजे में होंगे। मैं आज फिर आपके सामने आया हूं हमारे नई वीडियो लेकर के। आज बच्चों हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस लेक्चर से। अगर आपको याद हो, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात करी थी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। हमने जाना था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसको किस किस तरह से चार्ज किया जाता है, यानी बॉडी पर मैं किस किस तरह से चार्जिंग कर सकता हूं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। आज का जो लेक्चर है उसी का कंटिन्यूएशन है, क्योंकि आज हम लोग उसी चार्ज की बात करेंगे रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस पर बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके पहले उन्हें देखें, ताकि ये चैप्टर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहती है? मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम पर मल्टीपल चार्जेस हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम आपने लिया है जिसके पास काफी सारे चार्जेस उसके अंदर बंद हैं, अलग अलग पॉइंट चार्जेस पड़े हैं। अगर आपसे कहा जाए उस सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल करके बताओ, तो आप क्या करेंगे? तो आपको याद रखना है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई वेक्टर सम नहीं होता। यहां पर जब उन्हें ऐड किया जाता है तो अलजेब्रिक सम किया जाता है। अब ये अलजेब्रिक सम क्या होता है बच्चों? देखो, अलजेब्रिक सम का मतलब होता है जब हम ऐड कर रहे हो उनके साइन को साथ में कंसिडर किया जाए। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर तीन चार्जेस हैं, Q1, Q2 एंड Q3। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है इस सिस्टम का, तो मुझे इन तीनों चार्जेस को ऐड करना पड़ेगा और ये एडिशन होगा अलजेब्रिक सम। अब ये अलजेब्रिक सम क्या होता है, इसको ज्यादा बेहतर हम लोग समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल या एक क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट को ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ सिस्टम कंटेन्स 4 चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस हैं? +2 माइक्रोकूलम, +3 माइक्रोकूलम, +4 एंड -5। ये हमारे पास अलग अलग चार्जेस यहां पर हैं, 2, 3, 4 एंड 5। हमें निकालना है टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। हमें इस सिस्टम का टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है। तो वो टोटल चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें इन सबको जोड़ना होगा, ऐड करना होगा, और ऐड करते समय हमें ये बात याद रखनी है कि वो सम होना चाहिए अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक में हम क्या करेंगे, जो टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम का उसे हम लिखेंगे +2 माइक्रोकूलम, फिर +-3 माइक्रोकूलम, फिर लिखेंगे +4 माइक्रोकूलम, और लास्ट में -5 माइक्रोकूलम। तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे, प्लस के हो जाएंगे 2 and 4 +6 माइक्रोकूलम, और माइनस का हो जाएगा 3 and 5 -8 माइक्रोकूलम। तो आपका नेट चार्ज का जो आंसर आएगा वो आएगा -2 माइक्रोकूलम। दिस विल बी द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी का मतलब जब भी आप चार्ज को जोड़ेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे, तो आप हमेशा उसका करेंगे अलजेब्रिक सम। ठीक इसी प्रॉपर्टी से आगे चल करके एक सवाल बनता है। सवाल क्या है? आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल दिया जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डायपोल होता है चार्ज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो चार्ज होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। दोनों बराबर होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, और उनको एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ अ डायपोल। तो फॉर डायपोल अगर आप नेट चार्ज निकालें तो यहां पर भी हम एडिटिविटी का ही इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप नेट चार्ज कैलकुलेट करें, वो हो जाएगा +Q + -Q, दैट इज 0। इसी वजह से एक डायपोल का जो नेट चार्ज निकल करके आता है बच्चों, उसकी वैल्यू 0 होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर, जिसको बोला जाता है पोलराइजेशन या क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या होता है बच्चों? देखो, जो चार्ज है
ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या है? क्वांटाइजेशन कहती है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी का वो पूरा का पूरा एक सिंगल चार्ज नहीं है। जो चार्ज बॉडी पर होता है वो पूरा एक सिंगल पीस में एक बड़ा सा चार्ज नहीं होता, बल्कि वो छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना होता है। एक एग्जांपल से समझे, मान लीजिए आपके आसपास दीवार है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दीवार को जब आप तोड़ोगे तो ये पूरा एक ही पीस है? आप कहोगे नहीं सर, जब हम इस दीवार को तोड़ेंगे तो इस दीवारों में से टूट करके ईंट निकलेगी, ब्रिक्स निकलेंगी, यानी वो ब्रिक जो है वो इस पूरी दीवार का बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक इसी तरह बॉडी पर जो चार्ज मिलता है वो भी छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बना होता है। अब वो चार्ज क्या है आइए इसे समझते हैं। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद हो, उसमें हमने पढ़ा था ग्लास रॉड और सिल्क के क्लॉथ का एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि अगर आपके पास कोई भी चीज जिसमें चार्ज हो रहा है, चार्जिंग का कारण हमने पाया था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी तरीके से अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो उसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज, कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो उसके पास आता है नेगेटिव चार्ज। तो जितना भी चार्ज है वो हमेशा E के इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में ट्रांसफर होगा, यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता आधा इलेक्ट्रॉन गया हो, 1.5 इलेक्ट्रॉन गया हो, 2.25 इलेक्ट्रॉन गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होगा होल नंबर्स में होगा, कभी भी फ्रैक्शनल अमाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा। इसी बात को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो जो टोटल चार्ज होता है बॉडी पर वो n टाइम्स हो जाता है ऑफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्जिंग का कारण हमने पाया था लास्ट लेक्चर में वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही था। अब ये जो n है यहां पर ध्यान देना है, n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो सकती है, और n क्या नहीं हो सकता? n कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। n कभी भी एक फ्रैक्शन नहीं होगा, हमेशा होल नंबर फॉर्मेट में ही आपको n मिल सकता है। इसी बात को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसा समझते हैं क्यों? देखिए एक एग्जांपल से समझेंगे हम। जो बॉडी के पास है, मान लीजिए अगर आपको कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मेट में ट्रांसफर होता है, कौन कौन से चार्जेस पॉसिबल हैं। देखो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमेशा होल नंबर अमाउंट में होता है। तो आपके पास प्लस ई हो सकता है, माइनस ई हो सकता है, प्लस 2e हो सकता है, माइनस 2e हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? 2.5 का प्लस ई नहीं हो सकता, 1.5 का माइनस ई नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज जब भी आएगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आएगा, और इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है पूरा का पूरा जाता है। ऐसा नहीं होता आधा इलेक्ट्रॉन गया हो, ऐसा नहीं होता क्वार्टर इलेक्ट्रॉन गया हो, जब भी जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जिस बॉडी में से जाएगा उस पर E का चार्ज आ जाएगा प्लस में, और जिसके पास जाएगा उस पर E का चार्ज आ जाएगा माइनस में। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब ये जो क्वांटाइजेशन है इसका यूज कहां पर हुआ था? आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। तो मिलिकन ने भी इसी क्वांटाइजेशन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके जो एक्सपेरिमेंट था उससे उसने कैलकुलेट किया था चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज टू मास रेशियो जो कैलकुलेट किया था मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में HCF मेथड से, वो भी इसी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके किया था। ठीक, अब इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉपर पेनी टू लीव इट विथ अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 की पावर -7 कूलम। आपको चार्ज दिया गया है, चार्ज Q की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारे पास है 10 की पावर कितना? -7 कूलम। तो हमारे पास चार्ज दे दिया गया है 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम। आपसे पूछा गया कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको लाने में लगेंगे, इतना चार्ज बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हमें पता है Q का फॉर्मूला होता है N × E, तो N का फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। Q है यहां पर 10 की पावर -7, और जो E होता है बच्चों इसे बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज। ये फंडामेंटल चार्ज होता है, चार्ज की
सबसे छोटी वैल्यू जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है स्टेबिलिटी के साथ। इससे छोटे चार्जेस भी होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, उन्हें क्वार्क्स कहा जाता है। लेकिन वो जो क्वार्क्स हैं वो स्टेबल नहीं है, उन पर चार्ज प्लस माइनस 1/3e एंड प्लस माइनस 2/3e का होता है, लेकिन वो अकेले नहीं मिलते, वो हमेशा 3 के ग्रुप में मिलते हैं। ठीक, तो इसीलिए उसको हम फंडामेंटल यूनिट नहीं मानते, हम E को, जो कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, उसी को फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज मानते हैं। आई होप ये बात क्लियर है। तो E की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब ये -19 तो ऊपर चला जाएगा, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -7 और प्लस 19 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, देखो 10 की पावर -19 ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो आपके पास 1/1.6 होता है 0.625। ये जो वैल्यू है ये आप याद कर लेंगे सब लोग, 1/1.6, ये मेमोराइज कर लो, ये वैल्यू बार बार वहां डिवाइड नहीं कर रहे होगे, ये बात याद रखनी है, आपको ये मेमोराइज करना है। 1/1.6 इज 0.625 और 10 की पावर -7 प्लस 19 हो जाएगा प्लस 12। अब इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो डेसिमल इधर चला जाएगा, तो हमारे पास n का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻11। ये है हमारा आंसर फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको निकालने पड़ेंगे ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज इतना आ जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या लगाया, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी लगाई। समझ में आ गया बच्चों सबको ये? चलिए आगे देखते हैं। आपसे कहा गया अगर एक बॉडी 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है हर सेकंड में, तो बताओ 1 कूलम का चार्ज लाने में उसको कितना समय लगेगा। अगर आपको अभी मेरा पढ़ाया क्वांटाइजेशन समझ में आया है, पक्की बात, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे। मैं साइड हो रहा हूं, इसका फटाफट से वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लो ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर पाओ। जल्दी से नोट करो बच्चों, इसको फटाक से जल्दी से नोट कर लो ताकि आप लोग इसे सॉल्व कर पाओ, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को टाइप करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो अभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 की पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड गिर रहे हैं एक न्यूट्रल स्फीयर के ऊपर। न्यूट्रल का मतलब उसके पास कोई चार्ज नहीं था, उसके ऊपर इतने अल्फा पार्टिकल्स गिर रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कितने टाइम में उसके पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम। ठीक, अब बात करते हैं पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है। देखो जो अल्फा पार्टिकल है बच्चों, ये एक्चुअली में एक डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियाई होता है। ठीक, यानी हीलियम का जो एटम होता है उसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो न्यूक्लियस बचेगा। 2He4 होता ना हीलियम, यानी उसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। ठीक, तो हमने इसमें से क्या किया, हमने इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो केवल न्यूक्लियस बचा, और उस न्यूक्लियस के पास 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है बच्चों, वो होता है +2e, और e की वैल्यू हमको पता है कितनी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है e की वैल्यू। ये हमको समझ में आ गया, यस और नो? यहां तक पक्की बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं हमें कितना चार्ज बनाना है। हमें बनाना है 2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो हमें जो Q की वैल्यू दी है वो दी है 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। मैं ऑलरेडी प्रीफिक्सेस जो है, माइक्रो जो प्रीफिक्स है वो 10 की पावर -6 के लिए यूज किया जाता है। क्लास 11th में आपको पढ़ाई थी मैंने। ठीक है, ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा कितना टाइम लगेगा
अगर इतने अल्फा पार्टिकल 1 सेकंड में गिर रहे हैं, तो पहले ये देखें 1 सेकंड में कितना चार्ज आ रहा है। ठीक, तो चार्ज इन 1 सेकेंड वो आ जाएगा 10 की पावर 12, और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 2 इंटू 1.6 होता है 3.2, और ये आ गया इंटू 10 की पावर 12, और ये -7 कूलम। इतना चार्ज बन रहा है बच्चों कितनी देर में, 1 सेकेंड में। तो अगर मुझे टाइम निकालना है कि इतना चार्ज कितने टाइम में बनेगा, तो मुझे क्या करना होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो जो टाइम आएगा इसको हम मान लेते हैं 1 सेकेंड वाले टाइम चार्ज को स्मॉल क्यू, तो टाइम की वैल्यू होगी कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। कैपिटल क्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6, और स्मॉल क्यू 3.2 था, इसको मैं 2 इंटू 1.6 ले लेता हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इंटू 10 की पावर -7। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो मैंने आपको याद करने के लिए क्या बोला था, 1 अपॉन 1.6 जिसकी वैल्यू होती थी 0.625, ये मैंने वैल्यू याद करने के लिए बोली थी ना, तो 1 अपॉन 1.6 की वैल्यू 0.625 लिख दी, डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। देखो एक वैल्यू याद करो कि बहुत जगह काम आएगी ये। ठीक, अब ये 10 की पावर -7 ऊपर जाकर के बन गया +7, तो -6 + 7 बन गया 10 की पावर 1, तो 1 है तो एक डेसिमल इधर लगा दो, तो टाइम की वैल्यू आई 6.25 सेकेंड। आई होप सबको समझ में आ गया। ये न्यूमेरिकल भी किस पर बेस्ड था बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड था। ठीक, सबको समझ में आ गया। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन हम पहले 11th में भी सीख चुके हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है जो भी टोटल वैल्यू होगी, अगर कोई बाहरी एजेंसी एक्ट नहीं कर रही तो कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर अगर मेरे पास एक सिस्टम है और वो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब वो बाहर की किसी चीज के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, तो ये बात याद रखेंगे, अगर एक सिस्टम आइसोलेटेड है तो उसका जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट या कंजर्व्ड होगा। इसी बात को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो अगर आपके पास एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है, उसका जितना भी चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, ना तो चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर। ठीक है, अभी जो कंजर्वेशन है इसको देखिए, हम यहां पर ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक बॉडी थी, इसके पास +10 कूलम का चार्ज था, और ये एक न्यूट्रल बॉडी थी। अब कंडक्शन याद है सबको, लास्ट लेक्चर में सीखा था। अगर मैं इन दोनों बॉडीज को टच करता हूं, इन दोनों को कनेक्ट किया मैंने, तो मैं ये देखूंगा कि इन दोनों के पास, अगर ये आइडेंटिकल बॉडीज थी तो मैंने बताया था हाफ हो जाता है चार्ज। ठीक, तो इसके पास भी +5 कूलम चार्ज आ जाएगा, +5Q, और इसके पास भी +5Q चार्ज आ जाएगा। तो देखो चार्ज क्या रहा यहां पर, चार्ज क्या हो गया बच्चों, चार्ज हो गया कंजर्व। अगर मैं यहां दोनों का चार्ज देखूं, +5 और +5 कितना हुआ, +10। यहां पर चार्ज देखो, 10 + 0 कितना हुआ, +10। तो जितना चार्ज कनेक्ट करने से पहले था उतना ही चार्ज कनेक्ट करने के बाद है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, तो चार्ज को हमने डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि सिर्फ क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया। इसी बात को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, अब ये जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, इसमें भी कंजर्वेशन होता है। देखो कैसे, मान लीजिए मैं एक बलून को यहां पर पास में लाया, एक चार्ज बलून था, इसको लेकर के आया। ठीक है, तो ये बलून इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वॉल की तरफ। क्यों, क्योंकि जब बलून के पास चार्ज होगा और यहां पर मान लो इसके पास नेगेटिव चार्ज था, बलून के पास ज्यादा नेगेटिव था रब करने की वजह से, वॉल के पास लाऊंगा तो वॉल के पास पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज दूर चला जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं टोटल करो जरा चार्ज का, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेट चार्ज तो कितना है, 0। जब ये वॉल न्यूट्रल थी तब भी नेट चार्ज कितना था, 0। तो जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में होगा। तो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों में ही हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वैलिड पाया है। ठीक,
अब ये जो वैलिडिटी है इसकी, ये हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी पाते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उसमें भी जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है बच्चों, ये वैलिड रहता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पेयर प्रोडक्शन नाम का एक रिएक्शन होता है। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा रिएक्शन है। जो गामा रे फोटोन है, गामा रे इज एनर्जी। अगर आपको आइंस्टाइन की इक्वेशन याद है, E इक्वल्स mc², अगर आप गूगल करेंगे ना वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस इक्वेशन, तो यही इक्वेशन निकल करके आएगी, E इक्वल्स टू mc²। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है E इक्वल्स टू mc², ये बड़ी मजेदार है। ये इक्वेशन क्या कहती है? ये इक्वेशन कहती है कि भाई जो एनर्जी है उसको मास में बदला जा सकता है या मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। ठीक है। अब ये जो गामा रे है, गामा रे फोटोन, फोटोन ये एनर्जी है। ये जो फोटोन है बच्चों, ये एनर्जी है। और आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या कहती थी? कि आप एनर्जी को किस में बदल सकते हो? मास या मैटर में। तो यहां पर एग्जैक्टली यही हो रहा है। यहां पर क्या होता है, जब गामा रे का एक फोटोन है वो बना देता है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर, यानी गामा रे एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन और ये है पॉजिट्रॉन। आप कहोगे सर ये पॉजिट्रॉन क्या है? इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में बोलेंगे पॉजिट्रॉन। आपको सर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होता है। बच्चे ये जो है ये इसका एंटी पार्टिकल है। जब आप हायर स्टडी करेंगे फिजिक्स में तो आप पाएंगे कि पार्टिकल्स के लिए एंटी पार्टिकल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर ये जो पॉजिट्रॉन है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, ऑपोजिट साइन। ठीक। तो अगर आप चेक करो, यहां पर नेट चार्ज निकालते हैं, फोटोन के पास कोई चार्ज नहीं होता, तो इनिशियल चार्ज इज 0। फाइनल चार्ज निकालते हैं, प्लस E जो कि पॉजिट्रॉन का है, प्लस माइनस E जो कि इलेक्ट्रॉन का है। नेट चार्ज कितना आ गया? 0। तो चार्ज यहां पर कंजर्व रहा। यहां पर एनर्जी का कंजर्वेशन वैलिड नहीं है, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी खत्म है, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई? मैटर में। मास कांस्टेंट नहीं रहा। यहां फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है, यहां दोनों के पास मास है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो मास भी कंजर्व या कांस्टेंट नहीं रहा। उस जगह पर जहां पर मास और एनर्जी दोनों के कंजर्वेशन वायलेट हो गए, वहां पर भी बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड होता है। इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है। इसको यही वजह है, इसको कहा जाता है ये एक यूनिवर्सल लॉ है। बात समझ में आई? इसका उल्टा रिएक्शन भी ट्रू है, उसको बोलते हैं एनाइलेशन ऑफ मैटर। एनाइलेशन शब्द का जो वर्ड है, इसका जो मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, विनाश। तो यहां पर हम मैटर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब मैटर को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? देखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये जब पार्टिकल का एंटी पार्टिकल जब उसके साथ टकराता है, मिलता है, तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब मिलेंगे तो मिलकर के बना देंगे फोटोन। ये गामा रे क्या है? फोटोन, जो कि बेसिकली क्या है? एनर्जी है। तो यहां पर मैटर डिस्ट्रॉय होकर के एनर्जी बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एनाइलेशन, यानी मैटर का डिस्ट्रक्शन। अब अगर मैं यहां पर इनिशियल चार्ज निकालूं तो वो आ जाएगा प्लस E प्लस माइनस E, दैट इज 0। और फोटोन के पास हमें पता है कोई चार्ज नहीं होता, तो QF 0 है। यहां पर एनर्जी कंजर्व रही? नो। यहां पर मास या मैटर कंजर्व रहा? नो। लेकिन फिर भी चार्ज कंजर्व रहा। यही कारण है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज अ यूनिवर्सल लॉ। ठीक। इसके बाद आता है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरियंस शब्द का मतलब क्या होता है? देखो, ये जो इनवेरियंस है इसका सिंपल सा मतलब होता है नॉट एबल टू वेरी, यानी वो चेंज नहीं हो सकता। तो चार्ज चेंज नहीं हो सकता। इससे हम क्या समझते हैं? अभी जो इनवेरियंस का कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन की रिलेटिविस्टिक थ्योरी से आता है। देखो, अगर आप मास की बात करो इन नॉर्मल कंडीशन, in normal conditions when velocity of a body
इज वेरी वेरी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट c, उस केस में जो मास ऑफ अ बॉडी होता है वो लगभग कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, नेग्लिजिबल चेंजेस होते हैं, तो इसलिए उसको कहेंगे इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन व्हेन v approaches velocity of light c, यानी जब वेलोसिटी v जो है बॉडी की चलने की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का 10%, 20%, 90% ऐसी हो जाती है, तब मास चेंज होता है। इसको रिलेटिविस्टिक चेंज इन मास कहते हैं। m का फॉर्मूला आता है m0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इस रिलेशन में अगर आप v की वैल्यू c पुट कर दो तो आप पाओगे m की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। अगर इसमें मैं पुट कर दूं कि ये जो v है वो c के बराबर हो जाए तो जो बॉडी का मास है m वो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी बॉडी इनफाइनाइटली हैवी हो जाएगी। तो इसीलिए c अप्रोचेबल नहीं है। आपने सुना तो होगा ना कि कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जितना तेज कोई चीज नहीं चल सकती, उसका कारण यही रिलेटिविस्टिक मैकेनिज्म है। तो हमने पाया अगर कोई बॉडी चल रही है नॉर्मल स्पीड पे मास कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई बॉडी बहुत तेज चल रही है अप्रोचिंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट तो उसका मास बढ़ जाता है। लेकिन इस कंडीशन में भी जब रिलेटिविस्टिक चेंज हो रहे हैं मास में, व्हेन देयर इज अ रिलेटिविस्टिक चेंज in mass, the charge of the body does not change। तब भी जो बॉडी का चार्ज है वो चेंज नहीं होता, यानी द चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विथ स्पीड। इसी बात को बोला जाता है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसी बात को बोलते हैं हम इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी डज नॉट वेरी विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इवन दो मास चेंज हो रहा है लेकिन तब भी चार्ज चेंज नहीं होता। इसी फिनोमिना को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जो बॉडी का चार्ज है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? अगर आप हर तरह के चार्ज का कारण देखो तो आप पाओगे वो चार्ज का कारण है या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन द बॉडी, नेगेटिव चार्ज मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी। ठीक? क्या मैं नेगेटिव चार्ज बिना इलेक्ट्रॉन के और पॉजिटिव चार्ज बिना प्रोटॉन के ला सकता हूं? नहीं। तो बिना चार्ज के, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्या इसका उल्टा ट्रू है? सोचो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना चार्ज के मास मिल जाए? बिना मास के चार्ज तो नहीं मिलता, पर क्या बिना चार्ज के मास मिल सकता है? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। ठीक है, जल्दी से टाइप करना और बताना कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिना चार्ज के मास एग्जिस्ट कर सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे नीचे बताना, और वो बताना किस बॉडी में ऐसा हो सकता है, कहां पर ऐसी चीज पाई जाती है। ओके, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने कल पढ़ा था कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। उसमें पाया था कि अगर आप एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी से टच करते हैं तो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। इसी को बोलते हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ठीक, अगली प्रॉपर्टी आती है एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, आगे चल करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी यूज होगा। ध्यान से समझना। अगर मेरे पास एक चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर रुका हुआ चार्ज सिर्फ क्या प्रोड्यूस कर सकता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टैटिक होगी।
यानी समय के साथ बदलने वाली नहीं होगी, बल्कि यूनिफॉर्म कांस्टेंट एक स्टैटिक तरह की फील्ड होगी। इसके बाद अगर ये चार्ज चलता है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चलता है, जैसे कि आपने देखा होगा एक तार में चार्ज चल रहा है तो उसको एवरेज वेलोसिटी, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, तो वो एवरेज वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लेते हैं। तब याद है आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर एक कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ क्या बनती थी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता ही है चार्ज, साथ साथ एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। कौन सा चार्ज? जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो। लेकिन अगर उसी चार्ज को आप एक्सेलरेट कर देंगे, इफ यू एक्सेलरेट द चार्ज, तो बच्चों हम पाते हैं कि वो चार्ज अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है। इट रेडिएट्स एनर्जी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगा, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स भी टाइम वेरिंग होंगी। द फील्ड्स विल बी टाइम वेरिंग। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होंगी? टाइम वेरिंग। इन दोनों केस में क्या थी? स्टैटिक फील्ड्स थी। यानी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड था वो भी स्टैटिक थी, अगर मैग्नेटिक फील्ड थी तो वो भी स्टैटिक थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होंगी? टाइम वेरिंग। और जब ये साथ में चल रही होती हैं, ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये चलने लग जाती है इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी? एनर्जी। इसका मतलब एक एक्सेलरेटेड चार्ज अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करता है। इसीलिए कहा जाता है एन एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और ये दोनों जब साथ में चेंज होती हैं तो ये बनाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में आ जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए चार्ज और मास में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं बच्चों। सबसे पहला है, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो डिराइव्ड है, क्योंकि अगर आप याद करो फंडामेंटल यूनिट्स में से करंट की यूनिट होती थी एम्पेयर फंडामेंटल, चार्ज की नहीं थी। तो चार्ज की जो यूनिट है वो कैसी है? वो डिराइव्ड है। लेकिन मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी थी, इसलिए मास की जो यूनिट है वो कैसी होती है? फंडामेंटल होती है। बात समझ में आ गई सबको? अब चलते हैं अगले पर। जो चार्ज है वो कंजर्व होता है हमेशा। जहां पर मास कंजर्व नहीं होता वहां पर भी क्या कंजर्व होता था? चार्ज। जहां पर एनर्जी कंजर्व नहीं होती वहां पर भी क्या कंजर्व होता था? चार्ज। तो जो चार्ज है बच्चों वो हमेशा कंजर्व होता है, लेकिन मास हमेशा कंजर्व नहीं होता। इसके हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, एक पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन और दूसरा पढ़ा था एनाइलेशन। एनाइलेशन ऑफ मैटर। तो हमने ये दो एग्जाम्पल पढ़े जहां पर हमने देखा कि मास कंजर्व नहीं हो रहा, लेकिन इन जगहों पर भी चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। हमने ये पाया कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। कहां पर? न्यूट्रॉन में। न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इट हैज 0 चार्ज। लेकिन उसके पास मास कितना होता है? मास ऑफ अ न्यूट्रॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। कम है, लेकिन है तो ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि मास नहीं है, है ना। तो बिना चार्ज के मास मिल सकता है, बिना मास के चार्ज नहीं मिल सकता। नेक्स्ट देखिए, चार्ज केवल दो तरह का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन मास केवल एक ही तरह का होता है, दैट इज ओनली एंड ओनली पॉजिटिव। देयर इज नो सच थिंग एज नेगेटिव मास। नेक्स्ट, फॉर अ मूविंग चार्ज बॉडी मास इंक्रीज होता है स्पीड के साथ, मास चेंज होता है। अगर आप स्पीड बढ़ाते जाओगे बॉडी भारी होती चली जाएगी, लेकिन उसका चार्ज तब भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज चेंज नहीं होता। अब नोट,
ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि अगर आपको चेक करना है कि कोई बॉडी जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिफाइड है या नहीं, उसका ट्रू टेस्ट किससे पता चलता है? रिपल्शन। क्योंकि अट्रैक्शन कौन शो कर सकता था? अट्रैक्शन कैन बी शोड बाय अ न्यूट्रल बॉडी ऑल्सो। बात समझ में आ गई सबको? अब यहां पर जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगर नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड्स हैं तो वहां पर चार्ज तो कांस्टेंट है ही, मास भी लगभग कांस्टेंट है, तो जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, चार्ज टू मास रेशियो, वो भी कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक केसेस, ये तो नॉन रिलेटिविस्टिक थे, अगर रिलेटिविस्टिक केसेस हैं जहां पर v इज वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट, चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा लेकिन मास बढ़ जाता है। मास बढ़ने से जो स्पेसिफिक चार्ज है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीजेस एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे मास बढ़ता चला जाएगा और स्पेसिफिक चार्ज कम होता जाएगा। ठीक है, सबको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आ रहा है तो फटाक से पहले तो इस वीडियो को करो लाइक, अपने दोस्तों के साथ करो शेयर, और अपना प्यार मुझे कमेंट बॉक्स में शो करिए। साथ में इस चैनल को कर लीजिए बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब करिए। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए और बना पाऊं। देखो, रात रात में मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, रात 11-12 बजे तक रिकॉर्डिंग करता हूं पूरा दिन पढ़ाने के बाद, तो प्लीज इतना तो हक बनता है। साथ ही में आप लोग मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो QR कोड है इसको स्कैन कर लीजिए, ताकि आपको वहां पर मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं थ्रू DPPs एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि हम लोगों का रिजल्ट और बढ़िया आ सके। ठीक, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।